मित्रों नमस्कार। आज हमारे लिए बेहद हर्ष का विषय है कि हम लोग आज कवि कथाकार आदरणीय हरीशचंद्र पांडे जी के पास बैठे हुए हैं, उनके घर में इलाहाबाद में। बहुत बहुत स्वागत हरीश जी, नमस्कार। धन्यवाद। मित्रों, इस बातचीत का जो अवसर है वह अवसर है सुपरिचित कथाकार, कवि, अनुवादक ममता कालिया जी पर एकाग्र। आज इस एकाग्र की यह छठी कड़ी है और इसमें हम लोग हरीश चंद्र पांडे जी को सुनेंगे। इलाहाबाद में है हरीश जी और यही कोई विगत सदी में 80 के दशक में के आसपास 80 ही ना हरीश जी उत्तराखंड से इलाहाबाद आते हैं। मगर यह अधूरा सत्य है क्योंकि एक इंटर किया हुआ विद्यार्थी बाद में बीकॉम और एमकॉम कानपुर से करता है और कम उम्र में अपने पिता को खो देने का दुख उसे सालता रहा और हरीशचंद्र पांडे जी की कई कविताओं में हम उसे पाते हैं। तो एक शुरुआती संघर्ष में जीवन जीता रहा एक व्यक्तित्व साहित्य को लेकर समर्पित है, हम सभी जानते हैं। तो वे सीधे जब इलाहाबाद आते हैं तब एक नौकरी के साथ ही आते हैं एजी ऑफिस में। उस एजी ऑफिस की भी आज चर्चा होगी और मित्रों उद्देश्य तो यही होता है किसी एकाग्र को लेकर कि जो वक्ता है उसकी भी यात्रा को हम लोग जानते समझते चलें। ममता कालिया जी पर अगर हरीशचंद्र पांडे जी बोल रहे हैं तो उनकी स्वयं की जो यात्रा है उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, वह यात्रा भी आती है। और इसी इलाहाबाद में वे ममता कालिया जी से, रविंद्र कालिया जी से और उस समय के तमाम रचनाकारों से मिलते हैं। यश मालवीय हैं, अखिलेश हैं और तमाम बहुतेरे लोग। तो मित्रों जो हमारे एक महत्वपूर्ण कवि हरीशचंद्र पांडे जी जब अपनी बात रखेंगे तो ममता कालिया जी की कहानियों की तो चर्चा होगी ही, उनकी कविताओं की भी चर्चा होगी। साथ ही एक बड़ा रोचक एक कमेंट, एक रोचक टिप्पणी ममता कालिया जी ने लिखी थी हरीशचंद्र पांडे जी को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में। और यह 2001 की बात है, आज से यही कोई 22 वर्ष पूर्व, जो उनकी एक श्रृंखला चल रही थी। कई साहित्यकारों पर वे इस अखबार के लिए अंग्रेजी में लिख रही थी। और तब जो मेरे हाथ में यह जो पुस्तक है, एक बुरुंश कहीं खिलता है, यह तो आज जिस रूप में आप देख रहे हैं इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद है इस संग्रह से, जिसका अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया है। लेकिन जब यह पुस्तक आई थी, हिंदी में आई थी, तब जब हरीशचंद्र पांडे जी ने इसे भेंट किया कालिया दंपति को, तब ममता कालिया जी ने उस किताब के बहाने अपना कमेंट लिखा। और क्या एक सुघड़ कमेंट है। यह बात मैं इसलिए भी उठा रहा हूं कि आज बातों ही बातों में हरीशचंद्र पांडे जी कह रहे थे कि वह जो उनकी कविता है जो इस संग्रह में है, उसका शीर्षक क्या है जो पिता वाली आपकी कविता है? माँ शीर्षक है। माँ जो शीर्षक वाली जो कविता है, जिसमें पिता भी हैं, माँ भी हैं। पिता तो अनुपस्थित है मगर पिता स्मृतियों में है। पिता कहीं जाते नहीं हैं, अनुपस्थित होकर भी उपस्थित होते हैं। और माँ कैसे पिता रूपी उस वृक्ष की छाल बनी हुई है, उसका जिस तरह से अनुवाद किया अंग्रेजी में अपने इस पीस के लिए, वह भी हरीशचंद्र पांडे जी के कवि मन के भीतर कहीं धंसा हुआ वह अनुवाद रह गया। क्योंकि वह अनुवाद इस कविता की और इनकी कई और कविताओं के अनुवाद बहुत तेरे हुए, लेकिन जिस तरह से ममता जी ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया वह बेहद खास है। तो मैं मित्रों चाहता हूं कि अधिक से अधिक हरीशचंद्र पांडे जी बोले, तो बस एक छोटा सा हिस्सा ममता कालिया जी का पढ़ता हूं। ममता कालिया जी को भी आज से कोई 22 वर्ष पूर्व ले चलता हूं, उनकी ही टिप्पणी से जो उन्होंने हरीशचंद्र पांडे जी पर लिखी थी, और उसके बाद हम लोग हरीश जी को सुनेंगे।
ममता कालिया जी लिखती हैं, मित्रों, हरीश चंद्र पांडे स्पिनिंग पोएट्री एमंग ऑडिटर्स। अब देखिए क्या शीर्षक है इनका, एजी ऑफिस, एक ऑडिटर के रूप में हरीशचंद्र पांडे जी का आना, काम करना। तो स्पिनिंग पोएट्री एमंग ऑडिटर्स, ऑडिटरों के बीच, लेखा परीक्षकों के बीच कैसे कविता बुनी जा रही है। और हरीशचंद्र पांडे जी कह रहे थे कि शुरुआत में उन्होंने अपनी कविताएं उसी ऑफिस की पत्रिका के लिए दिया करते थे, बाद में अन्यत्र भेजने लगे। तो खैर बात लंबी हो जाएगी, तो मैं एक छोटा सा इस आलेख का शुरुआती हिस्सा पढ़कर हरीश जी के पास चलता हूं। ममता कालिया जी लिखती हैं, हरीश चंद्र पांडे is an auditor in the AG office at Allahabad, but he looks every inch a poet. Fair complexion, light build and good looking. Harish ji has the serenity of the hills in his expression. His poetry reflects this serenity and sensitivity when he says, और वे इस कविता को कोट करती हैं, मां शीर्षक कविता को, पिता पेड़ है। हरिश्चंद्र पांडे जी की कविता पिता पेड़ है। मैं चाहूंगा कि वह कविता हरीश जी पढ़ें। पिता पेड़ हैं, हम सब शाखाएं हैं उनकी। पिता पेड़ हैं, हम सब शाखाएं हैं उनकी। माँ छाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड़ पर। जब भी चली है कुल्हाड़ी पेड़ या उसकी शाखाओं पर, माँ ही गिरी है सबसे पहले टुकड़े टुकड़े होकर। वाह वाह। फादर और ममता जी जो इसका अनुवाद करती, इसकी मैंने चर्चा की, तो इस बहाने ममता जी के अनुवाद कर्म पर तो खैर बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल ये पंक्तियां इस कविता की। फादर इज द ट्री, वी आर हिज ब्रांचेज, मदर इज द बार्क, enveloping the entire height. Whenever the tree has been axed, mother is the first to fall in fragments. और एक अंतिम पैरा, मतलब पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूं, एक और हिस्सा पढ़ते हुए हरीश जी के पास चलते हैं। In a way, Harish ji moves against the current when he writes on pure human concerns, like the mountain reel, sugarcane crushing, a half-built home and letters. His poetic world reflects no hurry and worry. His subjects are at rest in a vast and vital universe. ममता कालिया। तो हरीश जी, आप 80 के दशक में, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूं, आप इलाहाबाद आते हैं और फिर आप यहीं के हो जाते हैं। और इलाहाबाद आने से पहले आपकी स्मृति में वे तमाम बड़े लेखक, वे बरगद जैसे लेखक उपस्थित हैं, जो आपके एक शिक्षक भी इस शहर से आते हैं। उनका भी प्रभाव, उनका भी आभा मंडल आप पर रहा और आप इस इलाहाबाद शहर के होके रह गए। शुरुआत में तो कुछ एक वर्ष तक आप ज्यादा सक्रिय नहीं रहे गोष्ठियों में, अपने संकोची स्वभाव के कारण, जैसा आपने बताया, मगर बाद में फिर आप धीरे धीरे खुलते चले गए। तो ममता कालिया जी से और रविंद्र कालिया जी से वह भेंट किस तरह की रही, इस पर चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आदरणीय हरीशचंद्र पांडे जी, सर। धन्यवाद हमारे अर्पण कुमार जी। ये दरअसल मैं आ तो गया था इलाहाबाद में 1973 नवंबर में, और जाहिर है कि जब शुरू आया था तो मैं कानपुर से आया था, और कानपुर का जो माहौल है वो श्रम से जुड़ा हुआ माहौल जहाँ है, वहाँ पे मिल्स थी और बाकी व्यवसायी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो कुल मिला के मतलब उस तरह का वातावरण नहीं था, बल्कि वहाँ पे ICWA और चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस तरह का माहौल ज़्यादा था। तो इसलिए वहाँ पे मुझे बहुत इस तरफ रुझान नहीं हो पाया। हालांकि मैं छुटपुट कविताएं लिख रहा था, और बल्कि एक उपन्यास भी मैंने अपने BCom करने के बाद के शुरुआती दिनों में लिखा था,
लेकिन वो ऐसे ही था, एक खिलंदाड़ापन था। लेकिन जब मैं यहाँ आया एजी ऑफिस में, तो एजी ऑफिस तो अपने आप में एक छोटा मोटा समझिए कि ऐसा सेंटर था कला और संस्कृति और साहित्य का कि आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जब मैं आया तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यहाँ से जा चुके थे और जितेंद्र, कथाकार जितेंद्र जा चुके थे। और उस वक्त जो थे कविता में शिवकुटीलाल वर्मा थे, गीत नवगीत में उमाकांत मालवीय थे, और कहानी में ज्ञान प्रकाश जी थे जो अमरकांत जी और शेखर जी के साथ के थे, केशव प्रसाद मिश्र थे, और गज़लों में एहतराम इस्लाम थे, और मतलब इस तरह से हर फील्ड में, और संगीत में भी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, बहुत अच्छी वहाँ की लाइब्रेरी थी। तो लिखने का बहुत एक अच्छा वातावरण था, बहुत बड़ा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़मीन मुझे मिलती जा रही है। वहाँ से 2 पत्रिकाएं निकलती थी कार्यालय से ही। एक तो ऑफिस की पत्रिका थी और एक थी यूनियन की पत्रिका, ब्रदरहुड नाम से। तो इनमें फिर मैं हल्के मतलब लोग मुझसे रचनाएं मांग रहे थे लोग, तो इनमें छपी। और शुरू में चूँकि मैं इलाहाबाद जो है एक प्रतियोगी परीक्षाओं का भी माहौल यहाँ रहता है, तो बाद में मैं कुछ उनकी तैयारी भी करने लगा। और तो इसमें करीब 6-7 साल का समय ऐसा बीता बीच में कि पीसीएस वगैरह कुछ इंटरव्यूज़ दिए, और फिर एक में हुआ भी। तो मुझे बहुत वो ऐसी थी कि अपर सबऑर्डिनेट की पोस्ट थी। मुझे सुना कि जब जाना ही होगा तो ठीक ठाक अंतिम उसमें जाओ। इलाहाबाद छोड़ने का मतलब यह है कि आप तभी छोड़िए जब आप बहुत मजबूरी हो। इलाहाबाद जैसे माहौल में मैं तो बचपन से सोचता था इलाहाबाद कैसे देखूं, क्योंकि जब हम लोग पाठ्यक्रमों में पंत निराला महादेवी वगैरह को देखते थे तो एक अजीब सा उत्साह मिलता था। और जब मैं इंटर में गया, पिथौरागढ़ में पढ़ा था मैं जीआईसी में, तो हमारे एक अध्यापक थे मिश्र जी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही गए थे पढ़ के। वो जब जिक्र करते थे तो मुझे भी ऐसा रस जैसा लगने लगा कि एक इच्छा हुई कि इलाहाबाद के प्रति आकर्षण बढ़ा, पढ़ने के प्रति भी बढ़ा। तो वहाँ की लाइब्रेरी में फिर मैंने गोदान वगैरह इशू करा के पढ़े, और हिंदुस्तान धर्मी वगैरह में जो कहानियाँ आती थी, कविताएँ आई थी, वहाँ से फिर एक प्रवृत्ति पढ़ने की बढ़ी। और फिर छुटपुट में कविताएँ कभी रुक रुक के डायरी में नोट करता रहा। और यहाँ आने पर फिर उसमें एक मुझे ज़मीन जैसी मिल गई। तो जाहिर है 7-8 साल कुछ चुप रहने के बाद और संकोची स्वभाव होने के कारण फिर 80 के बाद मैं कुछ बाहर निकला और अपने शहर के और बाहर की पत्रिकाओं में मैंने भेजना शुरू किया, और वहाँ से ये सिलसिला फिर चल पड़ा। तो कालिया जी, कालिया दंपति से मिलना मेरा बहुत देर में हुआ। मैं समझता हूँ कि ये 85 के बाद ही हुआ होगा। वो जब यहाँ, वैसे तो जो गोष्ठियाँ होती थी हिंदुस्तानी अकेडमी वगैरह में, वहाँ पर देखना मतलब सुनना और देखना तो होता था, लेकिन निकट रह करके बात करना ये सब संभव नहीं था। वो जब वो भदोरी में वो आए रानी मंडी छोड़ करके, तो फिर मैं चूँकि गोविंदपुर में था और यहाँ से पास भी पड़ता था, और तो मैं अक्सर वहाँ जाया करता। जाहिर है वहाँ भी बाद के दिनों में लाल बहादुर वर्मा उनके पड़ोसी हो गए थे। उसके पहले उमाकांत मालवीय जी तो बहुत पहले से ही थे वहाँ पे। उनके निधन के बाद भी फिर यश मालवीय, वसु मालवीय, और वहाँ पे अंशु मालवीय और काफ़ी और लोग भी सक्रिय थे उस वक्त। तो एक तरह से एक केंद्र हो गया था। मृत्युंजय थे और कृष्ण मोहन थे, और इधर हमारे गोविंदपुर में भी बाद के दिनों में अमरकांत जी आ गए थे, अमरनाथ श्रीवास्तव गीतकार थे, नीलम शंकर कहानी लिख रही थी। और तो इसे एक अच्छा वातावरण ये बन गया पूरा
कुल मिला के ये एक उत्तरी इलाका बड़ा समृद्ध हो गया था। तो मैं अक्सर फिर वहाँ जाया करता, और ख़ासकर खास अवसरों पर, होली दीपावली पर तो खैर जाता ही था। तो धीरे धीरे उनका सानिध्य मुझे मिला, और वहाँ तो कालिया जी के यहाँ तो एक तरह से आने जाने और मतलब सब तरह तरह के लोग, जैसे कि अब कालिया जी बहुत खुले उसके थे, यारबाज थे, और तो कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम बहुत बड़े ऐसे उसके पास जा रहे हैं। वो इतना अपना बना लेते थे जल्दी, कुछ लेखक ऐसे होते हैं। इसी तरह ममता जी मतलब एक उनमें एक ममत्व वाला आप वो छवि भी देखते हैं, लेखिका की छवि और ममत्व की। घर वो लिखती है, देखिए जैसे कितना उन्होंने घरेलू उस पर भी काफ़ी उनकी, आप देखेंगे उनकी कविताओं में तो एक खाटी घरेलू औरत पर ये है। तो ऐसा लगता था कि जैसे हम घर में बैठे हैं, एक साहित्यकार के साथ साथ एक घर वाला वातावरण भी है। कभी वो आपने लिखे होंगे, वो सुने होंगे कैसे कैसे तेवर होते हैं, तो वो तेवर वहाँ नहीं थे। वो यारी दोस्ती वाला एक माहौल था, और बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बहुत कुछ देखने को मिलता था। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला बढ़ चला, और बाद में तो कालिया जी जब इलाहाबाद से चले भी गए, पहले कलकत्ता गए, फिर उसके बाद वहाँ वागत के संपादक और वहाँ निदेशक बन के गए। उसके बाद फिर दिल्ली आए, ज्ञान भारती ज्ञानपीठ के निदेशक बने और संपादन किया, और वहाँ से मेरा संग्रह भी छपा। तो जी उस संग्रह का नाम भी बतला दें। हाँ, वो मेरे 2 संग्रह वहाँ से छपे। पहला संग्रह जो था वो भूमिकाएं खत्म नहीं होती, उनके समय में छपा था। बाद में दूसरा संग्रह सहमति भी ज्ञानपीठ से ही छपा। तो ये एक जो है, उन्होंने कभी भी मतलब ये महसूस नहीं होने दिया, इस दंपति ने, ऐसा लगता था कि हम अपने घर ही जा रहे हैं। तो ये ऐसा था उनका। जी, और इस बातचीत को मित्रों आगे बढ़ाते हैं, और हरिश्चंद्र पांडे जी की किताब एक बुरुंश कहीं खिलता है पर, और उसके बहाने ममता कालिया जी ने यह पीस लिखा हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इसके पीछे क्या क्या बातें हुई, किस तरह से उन्होंने और कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहा होगा, यह सभी थोड़ा बतलाएं। आपकी कविताओं को लेकर, या आप दोनों की कविता पर या कहानी पर किस तरह की बातचीत हुआ करती थी, यह सभी कुछ याद करें। हाँ, वहाँ पे तो असल में जब वहाँ आप जाते हैं तो देखिए उनके कालिया जी की माता जी भी रहती थी वहाँ पे, और खैर बच्चे तो थे ही, पुत्र लोग। तो एक कुछ कहानी पर बातचीत होती थी, कुछ कविता पर बातचीत होती थी। फिर मालूम पड़ा कि ममता जी उठ के फिर अपना वो चाय वगैरह बना के, तो ये बातचीतों का ऐसा होता था, मिला जुला होता था। फिर कोई कहानी खास पढ़ी आपने, जैसे एक कहानी उनकी पीठ आई थी, मैंने पढ़ा था, मैंने को फ़ोन किया था, तो बाद में फिर उस पर कुछ बातचीत होने लगी। और उनका मतलब जो चीज़ों को बरतने का ढंग है, देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बोझिलपन से आप में प्रवेश करते हैं, लेकिन सहज ढंग से बात को कह देना, ये ममता जी का एक उनके एक कला है। बहुत लोग तो भाषा पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, हालांकि उनके पास चुटीले व्यंग है उनके पास। मतलब जैसे वो पीठ कहानी की बात आ रही थी कि किस तरह से एक जो लड़की है, उसका नाम वो इंदुजा है, और एक चित्रकार हर्ष है। इंदुजा अपने आप को मॉडल कहने से वो दूर है। जब कोई कहता है मॉडल है तो भड़क जाती है, यानी कि उसमें एक ऐसा सौंदर्य बोध है कि वो अपने आप को बिकाऊ नहीं बना सकती कभी भी। मॉडल कहने से ही उसको लगती है, वो अपनी एक तरह से आइडेंटिटी को अलग बनाए रखती है। लेकिन वो जो हर्ष है, जो चित्रकार है,
किस तरह से वो पहले संपर्क बढ़ाने के बाद और फिर उसका एक चित्र बनाता, पीठ बनाते हैं और उसकी प्रदर्शनी लगती है और उस पीठ की सराहना होने लगती है। वो कहानी किस तरह से ममता जी बुनती है कि आखिर में जाकर के मालूम पड़ता है कि पीठ की इतनी सराहना होती है, तो हर्ष उस पीठ को लेके ही बड़ा संशय मानने लगता है कि इसकी पीठ जो सराहना कर रहा है वो दिनेश दर्शन नाम है, वो सराहना इतने क्यों करता है। एकदम से संशय उनमें उपजता है। वो कह रहे क्या दर्शन ने आपकी पीठ देखी थी क्या। आप समझिए किस तरह से वो कहानी खत्म होती है। और जबकि वो कहती मैंने तो कभी दर्शन से मिला ही, वो तो आपका दोस्त है। तो बाजारू बोलियों, मॉडलिंग वगैरह को और तमाम के बहाने कहाँ आकर के फोकस करती है वो, ये उनका एक अंदाज है ममता जी का। तो मतलब उनकी कहानियाँ, उनकी चाहे कविताएं भी हैं, उनके संग्रह हैं कविताओं के। खैर इस पे फिर हम लोग बोलेंगे। जी बिल्कुल। और मित्रों, मुझे दोनों तरफ देखना होता है। और शुरुआत में तो हरीश चंद्र पांडे जी की पुत्री और प्राध्यापिका अर्थशास्त्र अदिति जी ने मदद की थी और उन्होंने शुरुआत अंश रिकॉर्ड किया, लाइव किया। अभी वो किसी काम से बाहर गई हैं, तो अभी मैं वापस कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे दोनों ही भूमिकाओं में हूं। अभी हरीश चंद्र पांडे जी ने ममता कालिया जी की कहानी पीठ की चर्चा की। मित्रों, आप इस कहानी को कई जगहों पर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर भी और उनके संग्रहों में भी। शब्दांकन.com जो भरत तिवारी जी इस वेबसाइट को चलाते हैं, इस पत्रिका को, इस इंटरनेट पत्रिका को, इसमें भी यह कहानी है। तो भरत तिवारी आप जानते हैं कि लगातार साहित्य को लेकर बड़े सक्रिय हैं और उसको संयोजित करते रहते हैं। तो वे इस कहानी के माध्यम से क्या लिखते हैं वह मैं यहाँ पर रखता हूं और कोशिश करता हूं कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पूर्व पीठ कहानी के कुछ शुरुआती अंश और पीठ कहानी का जो कुछ अंतिम हिस्से हैं वो पढ़ लूं, ताकि जो आज का वक्तव्य हो रहा है, इस कहानी पर जो राय दे रहे हैं हरीशचंद्र पांडे जी, उस राय के साथ आप उस टेक्स्ट को भी लेकर चलें। कई हमारे नए श्रोता होंगे और उनमें से संभव है कि कुछ लोगों ने यह कहानी नहीं भी पढ़ी होगी, तो उन्हें भी सुविधा होगी। तो पहले तो वह कमेंट पढ़ता हूं संपादक की ओर से, भरत तिवारी जी की ओर से। वे लिखते हैं, ममता कालिया जी को हिंदी कथा प्रेमी यूं ही नहीं हाथों हाथ लिए रहता। उनकी कहानी पीठ साहित्य लेखन के दर्पण सी है। उन्होंने हमें यह दिखाते हुए कि बेवजह शक हमें बेवजह कुंठाग्रस्त करता है, सावधान किया है। पहले पाठ के बाद आपको कुछ अगर लगे कुछ जोड़ना तो आप निश्चय ही जोड़िएगा, हमें खुशी होगी। पहले पाठ के बाद लगा कि यहां तो उपन्यास लिखा जाना चाहिए था, लेकिन फिर समझ आया कि उन्होंने कैसे गागर में सागर चरितार्थ किया है। बहुत खूबसूरत चित्रों से सजाया है ममता कालिया जी के कहानीकार ने पीठ को। इसलिए आपसे निवेदन है कि निहारते हुए पढ़िएगा। यह भरत तिवारी कह रहे हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें उन्होंने, ये तो कहानी का दृश्य था, लेकिन इसकी भाषा और इसमें जो उन्होंने कलाकृति के को उदाहरण दिए हैं, वो पीठ कैसी लग रही थी करके, कैसे वो बताता है कि मेरा अनुभव बड़ा है और मैं सब सम्मिश्रण जैसा करता हूँ, तो मैं मॉडल नहीं बनाऊंगा तुम्हें, वो ये आश्वासन देता है। वो भड़कती मॉडल के नाम से, और वो कहते नहीं मॉडल नहीं, मेरे पास जो अनुभव है उससे मैं आपको ऐसा वो बनाऊंगा, सौंदर्य का एक प्रतिमान जैसा। तो वो लिखती हैं कि वो जब बना रहे चित्र तो वो कमनी से अधिक कोमल और कोमल से अधिक कृष्ण। और फिर कहती हैं एक तरफ माधुरी दीक्षित की पीठ और स्मिता पाटिल की पीठ, और दूसरी तरफ देखिए
तोड़ती पत्थर की पीठ मजदूरनी की। वाह। अब कहाँ क्या कॉन्ट्रास्ट है, देखिए मतलब कहाँ की मतलब किन दुनियाओं को मिलाया है। एक तरफ फिल्म की दुनिया है और वहाँ निराला के साथ। उसके अलावा उन्होंने देखिए जो चुस्ती है संवादों की, वो कथा वो बताते कि पहले उसने स्वांतः सुखाय के लिए लिखा। अब वो जो दर्शन है वो हर हफ्ते लिखता है कि आप किसी सीरीज के लिए लिख रहा है, कुछ के लिए लिख रहा है, तो उसने पहले स्वांतः सुखाय के लिए लिखा, फिर मित्रः सुखाय के लिए लिखा, और फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिखा करता, और फिर प्रसार भारती की गोद में बैठ गया। अब ये देखिए जो ये मतलब खाली एक ये वो कथी यही नहीं कि पीठ को लेके ही है, उसके कथ्य के साथ साथ भाषा की जो एक छटा है, ये भी साथ साथ ले जाती हैं, और उन्हें जो व्यंग छुपा हुआ है वो भी साथ चलता है। यही मुझे जी जी। और आपकी अनुमति से मैं पीठ कहानी के शुरुआती अंश कुछ पढ़ता हूं। पीठ ममता कालिया। वह आईमैक्स एड लैब्स के विशाल गुंबद छवि गृह के परिसर में एडोरा के शोरूम में तस्वीर की तरह एक स्टूल पर बैठी थी। उसके चारों ओर तरह तरह के विद्युत उपकरण चल फिर रहे थे, जल बुझ रहे थे। स्वचालित सीढ़ियां और पारदर्शी लिफ्ट को एक बार नजरअंदाज कर भी दिया जाए, पर विद्युत झरने पर तो गौर करना ही पड़ा, जो अपनी हरी रोशनी से उसे सावन की घटा बना रहा था। क्या जीवन चित्रण है जिसकी बात हरीश जी कर रहे हैं। कैफे की कुर्सी पर टिका टिका हर्ष उसे बड़ी देर तक देखता रहा। उसे लगा उसके सामने 4x6 का कैनवास लगा हुआ है, जिस पर झुका हुआ वह इस ताम्र सुंदरी का चित्र बना रहा है। पहले वह हुसैन की तरह, हुसैन कहा जाता है उनको, पहले वह हुसैन की तरह लंबी खड़ी तिरछी बेधड़क रेखाएं खींचता है, फिर वह राम कुमार की तरह उसमें बारीकियां भर रहा है। कब यहां पर चित्रकार के कामों के बीच के अंतर को ममता कालिया रख रही हैं। आगे पढ़ता हूं। लेकिन बारीकियां भरने के लिए अपने मॉडल को नजदीक से जानना होता है। वह कैफे से उठा, एकदम सीधे उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। वह गुंबद परिसर में बेमतलब घूमता रहा। उसने नरम चमड़े के मोढ़ों पर बैठकर देखा। दूर से मोढ़े विशाल गठरी जैसे लग रहे थे, लेकिन बैठते ही ये आराम कुर्सी में तब्दील हो गए। ज्यादा महंगे भी नहीं थे, लेकिन यह तय था कि ये जगह बहुत घेर थे। हर्ष को अपना कमरा याद आया, जो इतना छोटा था कि वह कभी वहां लाइफ साइज तस्वीर पर खुलकर फैलकर काम कर नहीं पाया। वह सोचता रहा, लड़की के पास जाए या न जाए। ये जो छोटी छोटी दुविधाएं हैं, इससे कहानी कैसे आगे बढ़ रही। उसे दर्शन की याद आई। दर्शन को कहानियां नाटक लिखने का शौक था। पहले वह विशुद्ध स्वांतः सुखाय लिखा करता, फिर मित्रः सुखाय लिखने लगा, जो बात हरीश जी ने की है शुरू में। अब तो बाकायदा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लेखन करता और प्रसार भारती की गोद में खेलता है। उसकी अपनी एक प्रोन्नति की यात्रा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी हाँ, आगे पढ़। हाँ बताएं प्लीज। नहीं ठीक है अब जी इसका एक हिस्सा एक और हिस्सा शुरू का पढ़ के फिर कुछ अंतिम हिस्से पढ़ेंगे, फिर हम हरीश जी से कुछ और बातें जानेंगे। कितना अजीब है कि बीए किए हमें 4 बरस बीते या 40, हम उन दिनों के दोस्तों को इतनी भावुकता से याद करते हैं। वे दिन, वे दोस्त किसी पुरानी फिल्म की तरह हमारी आंखों में चलते फिरते
जिंदा होते जाते हैं। उनकी स्मृतियां हमें स्पंदित करती रहती हैं। उसी परिसर में थोड़ा आगे बच्चों के लिए खेल पार्क था। यहाँ विद्युत चालित पागल गति के खिलौने थे, दुश्मन टैंकों को मार गिराने वाली कड़कड़ाती बंदूकें और गनगनाती मोटरसाइकिलें। इन वीडियो खेलों में गति नहीं गति का संभ्रम था। अब देखिए पूरा वीडियो गेम पर क्या टिप्पणी, गति का संभ्रम था। क्या टिप्पणी है। ये लेखक यहां से अपना कद ऊंचा करता है और उसका टेक्स्ट कोटेबल बनना शुरू होता है। इन वीडियो खेलों में गति नहीं गति का संभ्रम था। बच्चों के मनोरंजन में कौतुक, विस्मय, सौंदर्य, संगीत के लिए कोई स्पेस नहीं था। भारी बक्सों में विकृत आवाजें और दृश्य भरे हुए थे। बच्चों के मूढ़ माँ बाप उन्हें इन खेलों में व्यस्त कर गर्व और आनंद से मुस्कुरा रहे थे। तो जो बात श्रीलाल शुक्ल करते हैं ममता कालिया के पहले उपन्यास बेघर में मिलती व्यंग परकता को लेकर, यहां भी देखिए वह व्यंग परकता कैसे आती है कि बच्चों के मूढ़ माँ बाप उन्हें इन खेलों में व्यस्त कर गर्व और आनंद से मुस्कुरा रहे थे। कहानी लंबी है और पूरा पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में यह बात कही थी कि इसे कुछ हम अंतिम हिस्से भी पढ़ लेंगे, ताकि आज जो हमारे वक्ता इस पर अपनी बात रखी और कुछ और भी उसमें जोड़ेंगे तो वो बात हमारे मित्रों के लिए स्पष्ट हो जाए। तो एक अंतिम कुछ हिस्से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरीश जी जी, तो यहाँ एक हिस्सा और पढ़ लेता हूँ। अंतिम हिस्सा पढ़ रहा हूँ साथी। जिसमें संशय वाला वो हिस्सा है। संशय वाला तो कहाँ पर? आखिर में ही है लगभग। अच्छा आखिर में है जी, मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं और पीछे से चलता हूँ, यहाँ से चलता हूँ। इंदुजा कमरे से चली गई, बीच में कहानी के कुछ हिस्से छोड़ रहा हूँ। इंदुजा कमरे से चली गई पर उसकी छवि हर्ष की आंखों में समा गई। बगल के अध कमरे में उसने स्टूडियो बना रखा था। वहां बेतरतीब कागज, हार्डबोर्ड, रंग, ब्रश पड़े रहते। थिनर की गंध हमेशा इस कमरे में कैद रहती। यहाँ बिछी दरी में भी तरह तरह के रंगों के निशान पड़े थे। एक कोने में मेज पर चारकोल के टुकड़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस की छोटी थैली और रंग पुती शीशी में पानी रखा था। आधार चित्र बनाने में हर्ष को देर नहीं लगी। रंग और रेखाओं के विवरण में बहुत सावधानी बरती थी। हर्ष रात भर चित्र में लगा रहा। इंदुजा एक बार आकर देख गई। आधी रात जब उसकी नींद खुली वह फिर स्टूडियो में आई। अब तक चित्र स्पष्ट हो गया था। उसने ऐतराज किया, देखो देखो, तुम्हें पता है मुझे मॉडलिंग से चिढ़ है, तुमने मेरा यह चित्र क्यों बनाया? इंदु, इस पीस में मेरे 27 सालों के संस्मरण है। हर्ष ने कई सेशन में चित्र में कुछ परिवर्तन किए। स्मरण शक्ति ने उसका साथ दिया। अब यह पीठ अकेली इंदुजा की नहीं थी। ये यहाँ पे वो देखिए इस तरह से सुधिया भी कहा है इन्होंने, जो ये सुधिया भी है मेरे आगे एक जगह पे। वाह, इसमें कई पीठों की, देखिए छोटी सी कहानी कैसे कितनी बड़ी होती चली जाती है। जैसे कोई बीज से निकलता नन्हा पौधा क्रमशः कितना बड़ा आकार लेता जा रहा हो। तभी शायद भरत तिवारी ने कही कि यह उपन्यास भी बनाए रखने की क्षमता रखता है। यह जो विषय है, यह जो जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट हुआ। आगे पढ़ता हूं। अब यह पीठ अकेली इंदुजा की नहीं थी, इसमें कई पीठों की स्मृतियां आमिली थीं। इस पीठ में माधुरी दीक्षित की पीठ थी, स्मिता पाटिल की पीठ थी। यह पीठ कमनीय से अधिक कोमल थी, कोमल से अधिक कृष्ण। इसमें निराला की क्लासिक कविता, वह तोड़ती पत्थर वाली मजदूरनी की भी पीठ थी। यह कई कई सुधियों की पीठ, सुधियों की कविता भी साथ। ये कविता है और एक कवि कह रहा है इस बात को, और निश्चय ही एक कविता है। यह कई कई सुधियों की पीठ थी। जहां जहां ध्यान देता जाता है, जाने
अनजाने। सौंदर्य हमें आकर्षित करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है स्वीकारोक्ति में। तो पुरुष की उस दृष्टि को भी, उस सुध को भी, उस एकाग्रता को भी जो अलग अलग स्त्रियों लड़कियों की पीठ पर उसकी पड़ी होगी, उसकी दृष्टि केंद्रित हुई होगी, उसकी आत्मा में वह सौंदर्य बसा होगा। केंद्रण एक चीज है, लेकिन उस सौंदर्य को कोई अगर आत्मा में बसा ले, सुध की तरह ले ले, तो वह बात यहाँ आई है। देखिए पहले सुधी नहीं थी, अब यहाँ सुधी भी आ गई। हाँ, जो है, उसमें ये अध्ययन भी सम्मिश्रण है। था और ये सुधिया, यही सब है। उसमें दूसरे लेखकों कलाकारों का जो अपना सौंदर्य बोध है वह भी है और खुद का भी है। तो परंपरा से लेते हुए, परंपरा से अपने आप को समृद्ध करते हुए, उसी परंपरा में स्वयं की दृष्टि भी कुछ जोड़ रही है, स्वयं की कला भी कुछ कर रही है। इसमें निराला की क्लासिक कविता, वह तोड़ती पत्थर वाली मजदूरनी की भी पीठ थी, यह कई कई सुधियों की पीठ थी। पूरे कैनवस पर अकेली लंबी सांवली आकृति थी, जो उत्तान भी थी और ढलान भी। भी थे। यह तस्वीर एक साकार स्वप्न की तरह बनी। जिस दिन राष्ट्रीय कला विधि में अन्य चित्रों के साथ इसे प्रस्तुत किया गया, बाकी चित्र जैसे अनुपस्थित हो गए। स्वयं उसके साथी कलाकार हर्ष की सराहना किए बगैर न रह सके। कला समीक्षकों ने अखबारों में हर्ष की चित्रकला में अमृता शेरगिल से लगाकर जतीन दास तक से आगे की संभावनाएं ढूंढी। और तो और कला विधि के बाहर पीठ चित्र के फोटो प्रिंट बिकने लगे। अब देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। दरअसल ममता कालिया कहानी ही कह रही हैं, बीच में पोएटिक पैचेज हैं जो होंगे, जो स्वाभाविक हैं और जो इस कहानी के उनकी अन्य कहानियों के आकर्षण है। शहर के सबसे अमीर उद्योगपति ने कई लाख में चित्र खरीद लिया। दोस्तों ने दावत मांगी, सूर्या में पार्टी रखी गई, होटल या रेस्टोरेंट। इस शाम के लिए इंदुजा ने सलमे जड़ी काली ड्रेस चुनी और हर्ष ने क्रीम कलर का कुर्ता सेट। पार्टी में सब कुछ बेहतरीन रहा। रुखसत होते रात के 1 बज गए। नवरोज, इरफान, दर्शन ने बड़ी मुबारकें दी। तभी दर्शन ने कहा, हर्ष, इस मास्टरपीस का श्रेय तुम्हें नहीं, तुम्हारी मॉडल को जाता है। यही तो है, जिससे बच रहे थे वही बात वही होगी। बात होगी। जिससे डरते थे वही बात होगी। यही तो ब्यूटी है उसकी। जी, मैंने मॉडल कहाँ इस्तेमाल किया? हर्ष ने विस्मय दिखाया। हम भी समझते हैं दोस्त, यह इंदुजा की पीठ है 100%। मुझे तो पता भी नहीं, बाय गॉड। इंदुजा ने आश्चर्य दिखाया। तुम उधर के मेहमानों पर ध्यान दो। हर्ष ने इशारे से इंदुजा को हॉल के दूसरे कोने में भेज दिया। घर लौटकर इंदुजा ने कपड़े बदलते हुए कहा, आज अपनी सहेलियों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ये सब मेरे साथ मीडिया पब्लिसिटी में थी। सोचती हूं मैं भी फिर काम शुरू कर दूं, घर में बोर होती रहती। नहीं, अब देखिए कहानी कैसे बदल रही है और कैसे पुरुष हावी हो रहा है। नहीं, हर्ष ने कुछ कठोरता से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। इंदुजा ने शरारत से कहा, प्यार मोहब्बत में 7 लीवर का ताला नहीं लगाया जाता हर्ष। मैं तो वह प्रत्यक्ष प्रदर्शन वाला काम बड़ा मिस करती हूँ। इंदुजा ने शरारत से कहा, प्यार मोहब्बत में 7 लीवर का ताला नहीं लगाया जाता हर्ष। मैं तो वह प्रत्यक्ष प्रदर्शन वाला काम बड़ा मिस करती हूँ। हर्ष ने उसे पकड़कर झिझोड़ दिया। तुम्हें प्रदर्शन का चस्का लगा है? बताओ बताओ बताओ, दर्शन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने कैसे जाना यह तुम्हारी पीठ की तस्वीर है? ये कहानी, ये क्रक्स इसका जो है। पागल हो, मैं क्या जानूं? दर्शन तुम्हारा दोस्त है, मैं क्या तुम्हारे दोस्तों को पीठ दिखाती फिरती हूं? हो सकता है उसने तुम्हें नहाते देख लिया हो, लापरवाह तो तुम हो ही। हर्ष, तुम मनोरोगी की तरह बोल रहे हो। बाथरूम में दरवाजा नहीं है
पर पर्दा तो है ना, और सारे दिन तो तुम घर पर ही होते हो। हर्ष पर कोई तर्क असर न कर सका। वह विषादग्रस्त हो गया। सफलता के बावजूद वह गुमसुम रहने लगा। लोग इस मौन को उसकी संवेदना और गरिमा से जोड़ रहे थे। आए दिन पत्रकार उसका साक्षात्कार लेने आते। वह अपनी अन्य सभी तस्वीरों पर बोलता, लेकिन पुरस्कृत तस्वीर पीठ पर चुप लगा जाता। उसे लगता मीडिया उसका जीवन उघाड़ने का षड्यंत्र रच रहा है। और कैसे मित्रों, जो शुरुआत में भरत तिवारी जी ने भी बात कही कि बेवजह का जो शक है वह व्यक्ति को, एक बड़े कलाकार को कुंठाग्रस्त कर जाता है। और देखिए कि हर्ष अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग पर ही चुप लगा जाता है। उस पेंटिंग को जिसकी उसे अच्छी कीमत मिली, लाखों में कीमत मिली, वह पेंटिंग जो पुरस्कृत हुई, मगर उसे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं उसका निजी जीवन आ रहा है, और वह अपने ही एक दोस्त पर शक करने लगता है। तो यह कहानी कहने की जो कला है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, ममता कालिया जी निश्चय ही इसमें महारत हासिल रखती हैं। और जो आज जिस उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर आगे अपनी कुछ और बात रखेंगे हरिश्चंद्र जी, उसको भी हम लोग सुनते हैं जी। ममता जी के तो मतलब मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि उनका एक रूप बहुत कम पड़ता है। उपन्यासकार का, कथाकार का, कविता का, कवि का, वो तो बहुत मतलब उस ज़माने की जब कविता का दौर था, समझिए आप, तब से लिख रही हैं वो। और एक ज़माने में तो जो कविता के कुछ नाम थे, उनके साथ मतलब उनका नाम भी आता था कि गंगा प्रसाद विमल हैं, जगदीश चतुर्वेदी हैं, और मोना गुलाटी हैं, ममता जी का है। तो और उसके बाद भी ये सिलसिला जो है छुटपुट रूप से बीच बीच में, ऐसा नहीं कि बंद हो गया हो। और उन्होंने आप तो देखते हैं कि वो खाटी घरेलू औरत जो उनका संग्रह है, अच्छा, जो घरेलू चीज़ों है किस तरह से उसमें पुरुष और स्त्री का ये जो मर्दवादी सोच किस तरह से हावी रहती है, उसका उन्होंने किस तरह से किया। और जो शोषण प्रवृत्ति है, जो शोषण प्रवृत्ति है वो कविता में किस तरह से आई है। मैं एक तो जो आप देखते जो घरेलूपन है वो उनकी कहानी में भी है। वो कहानी का नाम भी है बोलने वाली औरत है, और कविता है ये खाटी घरेलू औरत। तो उसमें जो है आप किस तरह से शोषण की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। अब वो जो दिन भर थक के एक महिला आ रही है, उसको घर के सारे काम भी निपटाने हैं, उसको घर के सारे काम निपटाने हैं, और उसके बाद भी उसको श्रेय नहीं जाना है। मतलब अगर कोई ये नहीं कहता है कि खाटी घरेलू मर्द नहीं कहता है। अब वो शोषण के क्या, दिन भर कतर ब्यौत में पूरा बीत जाता है दिन जो है, रात उधेड़-बुन में बन जाती है। अब औरतों की जो वो प्रवृत्ति है, देखिए बच्ची दाल के पराठे बनने हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों पर किस तरह से या दही खट्टा हो गया है उसकी कढ़ी बननी है, और बुनिया की मैक्सी वो होना है। तो दिन भर इन बातों की याद दिलाने की किताब, बच्चे की किताब आनी है, तगादा होने पर भी जब कुछ नहीं आता है तो आखिर में क्या है आखिरी हथियार या आखिरी कोश क्या है, गुल्लक है, गुल्लक की तरफ हाथ बढ़ते हैं। अब किसी सांकेतिक भाषा में वो एक दिखा रही कि माहौल, एक तरफ स्त्री का शोषण है, दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था है। इसी तरह से मर्दवादी सोच के जो प्रहार होते हैं, उन प्रहारों के भी वो बताती है अपनी कविताओं में। अब वो क्यों करते हैं प्रहार? बात से नहीं करते हैं, हाथ से करते हैं। बात से नहीं, हाथ से नहीं, लात से और बगैर सूचना घात से। इस तरह से तो मेरे नाम से उन्होंने कविताओं में भी
अपने बातों को कहने का जो एक मैंने जैसे कहा ना, वो लेखिका के साथ साथ वो एक पूरी गृहिणी है। मतलब ये नहीं है यहाँ की ऐसा भी नहीं है कि कोई लेखक है और मतलब किसी मर्द को देखा है, हम मर्द नहीं हुए हाय, हम ऐसा नहीं हुए हाय। मतलब अपने स्त्रीत्व की पूरी तरह से उस पर स्वाभिमान करते हुए, उसका दायित्व निभाते हुए, अपने लेखकीय दायित्व का भी निर्वाह करना। अब आप देखिए, उन्होंने जाहिर है दोनों लेखक जब होते हैं, आपने कई जगह पर देखा होगा कि अहम की टकराहट होती है। कई किस्से सुनने को मिलते हैं और देखने को भी मिलते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना आदर्श जोड़ा ममता जी को कालिया जी का था, रंग कालिया जी का, आप और दोनों के किस तरह से संयोजन है और किस तरह से जाहिर है एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आप ममता जी के जो संस्मरण अगर आप पढ़ेंगे तो उन संस्मरणों में आपको लगेगा कि रविंद्र जी की भी बातें आती हैं और उनकी भी बातें आती हैं, और फिर उनके किस तरह से उनका जो आखिरी समय का संघर्ष है उसको भी कभी कभी तो मतलब बल्कि उस अंश को मैंने जब तद्भव में पढ़ा था, मैंने ममता जी को फ़ोन भी किया था कि ऐसा विन्यास है उसमें, लगता है दिल से बात कही गई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो संस्मरण के तौर पर लिखी गई हो। इसीलिए वो कहते हैं कि वो रवि अस्त नहीं हुआ, प्रशस्त हुआ। उनका ये वाक्य मुझे भूलता नहीं है, रवि अस्त नहीं प्रशस्त हुआ करके। वाह! क्या मतलब वो जीवन जी के गए हैं कालिया जी, वो यारबासी वाला, वो लेखन वाला, मस्त मोड़ा। और आप मतलब संयुक्त, अब ये कालिया जी की भी बात साथ में आ रही है कि हमने देखा इसी शहर में कि लेखकों में एक अजीब प्रतिद्वंदिता भी होती थी और कभी कभी वो कड़वाहट में बदलती थी। हमने देखा है यहाँ पे कि एक समय बीच में ऐसा भी आया कि दूधनाथ जी और कालिया जी में शब्दों के बाहर चला करते थे। उनकी अपनी पत्रिका है, उनकी अपनी पत्रिका है, और तमाम तरह की बातें उसमें होती थी और छपती थी। लेकिन जब कालिया जी ज्ञानपीठ में गए थे तो बड़े कल्पनाशील आदमी थे। वो हमेशा चाहते कि कुछ नया किया जाए और नए ढंग से किया जाए। तो कविता पर वो 50 वर्षों का, सन 50 के बाद का जो एक तरफ से आज़ादी के बाद की कविता वाली उस पर एक वो आलोचनात्मक एक किताब निकालना चाह रहे थे, लिखवाना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले दूधनाथ जी को ही चुना। आप समझिए, मतलब इतना दुनिया ये समझ रही थी कि ये लोग तो भाई बिल्कुल ऐसा लगता है कभी कभी दुश्मन हो गए हों, लेकिन क्या दिल था उनके पास। कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता है कि मेरे प्रति कभी भी उनका हमेशा कोई भाव, स्थायी भाव रहा हो, हमेशा मित्रता का भाव। तो दूधनाथ जी को पहले उन्होंने कहा कि आपको एक काम करना है। तो हम लोग भी सुने, जो बड़ा हमको भी आश्चर्य हुआ। हालांकि बाद में दूधनाथ जी ने मना कर दिया, फिर नंद किशोर नवल जी ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनका व्यक्तित्व जो था वो हर टुकड़ों में भी पूरा था। बिंदु बिंदु में जैसे पारा होता है ना, अलग होते भी पूरा होता है। ऐसे ही ममता जी को हमने देखा। और हम जानते हैं कि हमारा शहर कितना कमतर हुआ, विपन्न हुआ उन दोनों यहाँ से जाने से, और फिर कालिया जी के बिल्कुल साहित्य परिदृश्य से जाने से। लेकिन हम हमेशा याद करते हैं। मेरी तो अभी संयोग ही है कि आप आज आए हैं, और हम 3-4 दिन पहले मेरी ममता जी से बात हुई। तो क्योंकि जब मुझे उनमें अजीब सा एक ममत्व भी था ना। हमें कई दृश्य याद आते हैं जब वर्तमान साहित्य का एक विशेषांक निकला था, महाविशेषांक, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। तो कालिया जी ने उसका संपादन किया था। वहाँ पर राय साहब के आवास पर, विवेकानंद राय जी के आवास पर जो जमावड़ा हुआ था, और लेखकों का, जितने भी लेखक बाहर के थे उसमें से अधिक काफ़ी उसमें आए हुए थे। मतलब 2-3 लेखक तो नए ऐसे चमके थे। गंभीर सिंह पालनी की कहानी थी मेढक, या मनोज रोपड़ा की कहानी जिबह थी, और ए लड़की कहानी, मतलब समझिए कि जो बाद में उपन्यास बन गया और छा गया जो। तो ये सब उस महाविशेषांक में शामिल थे। वहाँ पर वो दृश्य याद आता है किस तरह से विमोचित हुआ वो, और
ममता जी का जो अपनी भूमिका रहती है हर जगह, गोष्ठियों में भी वैसे भी, तो वो बार बार याद आती है हमें, हर तरह से याद आती है। लेखिका के रूप में याद आती है, कवित्री के रूप में याद आती है। और जब भी कभी एक आपको स्त्री का पूरा एक वो देखना, आदर्श रूप देखना है, तो वो उस रूप में भी दिखाई देती है। जी बिल्कुल। और मित्रों, मैं बीच बीच में कैमरे के पीछे भी चला जाता हूं, तो उसके लिए थोड़ा हमें माफ कीजिएगा, वह भी इस मीडियम की व्यवस्था है। तो अब हम लोग एक तरह से अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं, और ममता कालिया जी के व्यक्तित्व की जो एक संपूर्णता है, उसका जो एक संपूर्ण पक्ष है, उससे कैसे हरिश्चंद्र पांडे जी प्रभावित है, उसके गवाह भी हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए किस तरह से यहाँ के लेखकों के बीच जो अहम की टकराहट कई बार होती ही है, मगर उसके बावजूद उससे परे जाकर उस रचनाकार की जो अपनी ताकत है उसको समझना और उसके लिए उसके हिसाब से कुछ जो है सोचना, यह भी ममता जी हों, रविंद्र कालिया जी हों, करते रहे हैं। एक कविता खाटू जो उनकी श्रृंखला है, खाटी घरेलू औरत, यह बहुत लोकप्रिय श्रृंखला है। इस नाम से उनका संग्रह भी है। और मित्रों, यह वह रचनाकार संग्रह लिख रहा है जो शुरू से ही अध्ययनरत तो है ही, शुरू से ही कर्मशील है, वर्किंग वुमेन है, और उसके भी दृश्य आते हैं। खाटी घरेलू औरत एक बिंब के रूप में, एक टूल के रूप में ममता कालिया जी के यहाँ यह पदावली आती है। उसमें कई कविताओं में खाटी घरेलू औरत लोकल भी चढ़ती है, उतरती भी है। वो एक उसमें व्यंग का भी लहजा है, उसमें सच्चाई भी है, उसमें जीवन की खूबसूरती भी है। विडंबनाएं तो खैर है ही। स्त्री की जो उपस्थिति है, या जो स्त्री शरीर की उपस्थिति है, उसकी जो अपनी चीजें हैं वह भी आती हैं। संवाद आता है, पुरुषों पर व्यंग आता है। घर दरअसल हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं यह एक थोथी दलील है, या एक थोथी मानसिकता है, एक आधार विहीन मानसिकता है कि कोई घर सिर्फ स्त्री चलाए, या खाना पीना सब्जी भाजी का काम स्त्री ही करे। वो तो दरअसल सब काम सबके हिस्से होना चाहिए। और आज वक्त की मांग है, और आज बहुत कुछ बदला भी है, तो इन सबों पर वो व्यंग भी एक बड़े परिदृश्य में ये कविताएं जो हैं अपनी बात रखती हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक कविता की चर्चा वे कर रहे थे हरीश जी, तो इसको वे ममता कालिया जी की ही कविता उसको वे खुद सुनाएं, और इसके बाद इसी सीरीज से एक कविता मैं पढ़ते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, और यह कार्यक्रम भी। तो ये कविता खाटी घरेलू औरत, ममता कालिया जी की। थोड़ा ऊंचा पढ़िएगा ताकि लोग सुन सकें जी। ये कई हिस्सों में है, और पहला इसका भाग है। कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती खाटी घरेलू औरत, उसका दिन कतर ब्यौत में बीत जाता है और रात उधेड़ बुन में। बची दाल के मैं पराठे बना लूं, खट्टे दही की कढ़ी, मुनिया की मैक्सी को ढूंढूं, कहाँ है साड़ी सितारों जड़ी, सोनू दुलरवा अभी रो के सोया, उसको दिलानी है पुस्तक, कहाँ तक तगादे करूं इनसे, कहाँ तक तगादे करूं इनसे, छोड़ो चलो आज तोड़ूं ये गुल्लक। तो यह जो अपनी स्त्री की जो व्यवहारिकता है, जो उसकी सोच है, किसी भी सूरत में घर के काम आगे बढ़ते रहें, बच्चों के काम आगे आते रहें, और जब देखती है कि भाई पति ही नहीं सुन पा रहा है, या असमर्थ हो रहा है, या कोई और दिक्कत आ रही है, तो चलो गुल्लक का ही सहारा ले लिया जाए। तो ऐसी
कई चीजें हैं। एक और कविता है जिसमें स्त्री की माहवारी की चर्चा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। तो मैं सोचता हूं कि उसको पढ़ते हुए आज जो है, आज के इस कार्यक्रम को विराम दिया जाए। तो मुझे थोड़ा सा समय दें, और तब तक आप कुछ कंक्लूड में कुछ कहें, तब तक मैं वह कविता ढूंढ लेता हूं। हरीश जी, तब तक आप कुछ कंक्लूड करें अपनी ओर से। जी नहीं, हमें तो यही कहना है कि उनके जाने, हालांकि वो जाने का मतलब इलाहाबाद से जाने का मतलब ये है कि बड़ी रिक्तता तो है। हालांकि इस बीच इलाहाबाद वैसे भी बहुत वो है, कई लोग अपने बच्चों के साथ चले गए हैं, कहीं वो चले गए हैं, लेकिन कुल मिला के जो इलाहाबाद बनता था वो इन्हीं लोगों से बना था। अब वो इलाहाबाद बाहर वाले भी कहते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि जो आते वक्त हमने इलाहाबाद देखा था, जिसमें जगदीश गुप्ता और से लेकर के, और हमारे भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत जी, शेखर जी, दूधनाथ जी, मार्कंडे जी, और भी लक्ष्मीकांत वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। जब मैं आया था तो पंत जी भी यहाँ पे थे। मेरे आने के बाद ही सुल्तान पंत जी नहीं रहे, इलाचंद जोशी नहीं रहे। और तो ये एक इतना भरा पूरा संसार था, और उसके एक शहर, इलाहाबाद एक शहर नहीं, एक संसार था। एक संसार था। मतलब आप आज भी अब देखिए, बाहर जाइए तो कोई न कोई यहीं का मिलेगा आपको, यहीं से गया हुआ मिलेगा। और किसी ने यहाँ से शिक्षा पाई है तो कोई, किसी ने यहाँ की साहित्यिक शिक्षा पाई है। तो आज हम, मतलब ममता जी यहाँ होती तो हमें लगता कि ये शहर और भी हमारे लिए भी, और हालांकि हमें भी अब रहते थे 30-40 साल हो गए यहाँ पे, तो लेकिन हम उन्हें इस शहर में उनकी उपस्थिति बहुत खपती है। और वैसे तो लगातार वो रचनारत हैं, उनकी चीज़ें, उनकी किताबें, उनकी कविताएं, उनके निबंध, उनके इंटरव्यूज़, संस्मरण और सब पढ़ने को मिल रहे हैं। तो वो खूब, हम चाहते हैं कि उनका स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और हम उन्हें यूं ही पढ़ते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरिश्चंद्र पांडे जी। और जो मैं कविता ढूंढ रहा था इस पर, इसी सीरीज में, तो उस कविता को भी पढ़, जहाँ स्त्री की जो अपनी शारीरिक बनावट है वह भी चुपके से कैसे ममता जी उठा लाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि स्त्री का व्यक्तित्व आ जाता है। कई बार स्त्री का जो है उद्देश्य, कई बार स्त्री की अपनी महत्वाकांक्षा, कई बार स्त्री की पुरुष से अपेक्षा आती है, कई बार स्त्री का शरीर भी आता है, और बहुत ही सरल ढंग से आ जाता है। तो बड़ा वो महत्वपूर्ण होता है। तो यह एक छोटी सी कविता ममता कालिया जी की, उंगलियों के पोरों पर दिन गिनती, उंगलियों पर गिन रही है दिन, उंगलियों पर गिन रही है दिन, खांटी घरेलू औरत। देखिएगा कविता कहां से कहां जाती है। उंगलियों पर गिन रही है दिन, खांटी घरेलू औरत, सोनू और मुनिया पूछते हैं, क्या मिलाती रहती हो मां उंगलियों की पोरों पर। वह कहती है, तुम्हारे मामा की शादी का दिन विचार रही हूं, कब की है घोड़ चढ़ी, कब की बारात। अब देखिए, अब कैसे गृहस्थी आ जाती है। घर का मुखिया यही सवाल करता है तो आरक्त हो जाते हैं उसके गाल। अब स्त्री के कितने रूप हैं, ढंग हैं। अनामिका जी की भी एक कविता है, जब हमने उन पर एकाग्र किया तो वो जो कविता है जिसमें वह स्त्री प्रेमी से अलग ढंग से बात करती है, बच्चों से अलग ढंग से बात करती है, पति से अलग ढंग से बात करती है। तो यहाँ भी वह अलग विचार भूमि की कविता है, यह अलग विचार भूमि की है। लेकिन देखिए, जब बच्चा पूछ रहा है कि क्या गिनती, बच्चे पूछ रहे हैं तो वह कुछ और जवाब है कि तुम्हारे मामा की शादी के दिन गिन रही हो। लेकिन जब पति पूछता है तो गृहस्थी भी आती है, पत्नी का शरीर भी आता है, उसकी छोटी छोटी बड़ी जो उलझने होती है वह किससे साझा करे, अपने सहचर से जो साझा करने की ये उलझने हैं वह भी आती है। तो अंतिम हिस्सा, घर का मुखिया यही सवाल करता है
तो आरक्त हो जाते हैं उसके गाल। हाँ कैसे बताए कि इस बार ठीक ठीक नहीं बैठ रहा माहवारी का हिसाब, कि इस बार ठीक ठीक नहीं बैठ रहा माहवारी का हिसाब। वाह। तो मित्रों, आज हम लोग इलाहाबाद में और हरिश्चंद्र पांडे जी के इस घर में आए। बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही आत्मीय परिवेश मिला और घर के सभी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग देते रहे। स्वयं अदिति जी ने बीच बीच में आकर हमारा सहयोग किया और मैं